राज ठाकरे के राजनीतिक पतन के मुझे लगता है 2 से 3 कारण रहे। कटेंगे तो बटेंगे और एक है तो सेफ हैं, या फिर देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद की बात कर रहे थे। नीतीश राणे सभाओं में जो है कहते थे कि मस्जिदों में घुसकर मारेंगे मुसलमान। अड़ंगाबाज पार्टी की तरह हो गई थी कि जब भी कोई विकास का मुद्दा होता है, जब भी कोई बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो हर जगह पर उद्धव ठाकरे अड़ंगा डाल देते हैं। मोदी के पुराने भाषणों को दिखाते थे कि मोदी की कथनी और करनी में कैसा फर्क है। फिर एक दिन अचानक उनको ईडी का सम्मन आ जाता है, 8 घंटे ईडी ऑफिस में बिठाया जाता है, उसके बाद से मोदी के खिलाफ बोलना बंद कर देते। महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी कुछ हुआ है, रिजल्ट आ गए हैं, लेकिन रिजल्ट भी काफ़ी हैरान करने वाले हैं। और ये बीते दिन कैसे गए हैं उसे लेकर बात करने के लिए हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित सर हैं, जो कि कि महाराष्ट्र की राजनीति को, महाराष्ट्र को बखूबी समझते हैं। सर, क्या कहेंगे, कैसे रहे हैं ये जो महाराष्ट्र के राजनीति के कि इलेक्शन के जो दिन रहे हैं, कैसे रहे हैं? नहीं, देखिए, इस बार पिछले चुनाव की अगर हम तुलना करें 2019 के साथ में तो काफ़ी फ़र्क था। पिछली बार जो है 2 गठबंधन थे और दोनों गठबंधनों में 2-2 बड़ी पार्टियां थी। इस बार भी हालांकि 2 गठबंधन थे, महाविकास आघाड़ी और महायुति, लेकिन पार्टियों की संख्या 3 हो गई, क्योंकि 2 बड़ी पार्टियां महाराष्ट्र की वो 2 फाड़ हो गई जिनमें बगावत हुई, एक शिवसेना और दूसरी एनसीपी। तो एक तरह से 6 पार्टियों के बीच में मुकाबला था और जो चुनावी सरगर्मी थी वो काफ़ी उफान पर थी, खास करके आखिर के दिनों में। और काफ़ी खींचतान हुई सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों गठबंधनों में हमने देखा कि कई लोग बागी भी बने, बागी उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में खड़े हुए और उन्होंने चुनाव नतीजों में अपनी भूमिका भी अदा की। तो और कई जगहों पर हमने देखा कि इस बार खास करके इस चुनाव में काफ़ी हिंसा भी हुई राज्य के अलग अलग इलाकों में। हालांकि महाराष्ट्र में इतनी हिंसा चुनाव के दौरान नहीं होती आई है। हम उत्तर प्रदेश या बिहार में देखते आए हैं कि चुनाव के दौरान हिंसा होती रही हो, लेकिन इस बार हमने देखा कि महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में जो है हिंसक वारदातें हुई। तो ये भी एक फीचर रहा इस बार के चुनाव का। तो रिजल्ट कितना हैरान किया, क्योंकि हमें लगता है कि कि शिंदे जी हो या फडणवीस जी हो, वो भी ये जीत के बाद काफ़ी हैरान हुए होंगे जो नंबर्स आए हैं, क्योंकि इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने कि इतने नंबर्स आएंगे। क्या लगता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल, ये रिज़ल्ट जो है काफ़ी चौंकाने वाले नतीजे थे ये, क्योंकि मैंने भी पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया और मुझे एक बात तो लग रही थी कि देखिए, महायुति की सरकार बन जाएगी, लेकिन थोड़े से एज के साथ बनेगी और हो सकता है कि एक जो है हंग असेंबली आए और ऐसे में जोड़ तोड़ करके महायुति की सरकार बन जाए। और ज़्यादातर लोगों की यही राय थी, मेरी अपनी भी ग्राउंड पर यही राय थी। लेकिन इस तरह से ऐसी बम्पर जीत महायुति को मिलेगी, ऐसी उम्मीद तो हमने नहीं की थी। और मैंने कहीं बीजेपी के नेताओं से भी बात की, कई वरिष्ठ नेताओं से जो केंद्रीय संगठन का हिस्सा है, वो खुद भी आश्चर्यचकित थे कि इतनी जीत कैसे मिल गई। हालांकि वो भी आश्वस्त थे कि उन्हीं की सरकार बनेगी, लेकिन इतने बड़े बहुमत के साथ कि अकेले बीजेपी को 132 सीटें मिल जाएंगी, ये बहुत बड़ी बात थी। तो वाकई में ये नतीजे जो है चौंकाने वाले रहे सभी के लिए। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इतना बड़ा बहुमत जो है ये महायुति को मिलेगा। साथ ही कि हमेशा से जहन में लोगों के ये भी चलता रहा है कि ये जो महायुति की जो इतनी बड़ी जीत है, उसकी सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं लाड़की बहन योजना है। और दूसरी तरफ पैरेलल स्पेस में ये भी होता है कि कटेंगे बटेंगे की का जो स्लोगन दिया गया था बीजेपी की तरफ से, क्या उससे फ़र्क पड़ा है? देखिए, 5 से 6 कारण हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि महायुति फिर से एक बार सत्ता में आई है। सबसे बड़ा कारण तो मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना है, जिसका कि असर महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों की जो झुग्गी बस्तियां वगैरह हैं वहां पर देखा गया और इसने गेम चेंजर का काम किया। दूसरा बड़ा कारण ये रहा कि जो मराठा आरक्षण को लेकर जो आंदोलन था, जिस आक्रामकता के साथ लोकसभा चुनाव के वक्त चल रहा था, वैसा कुछ हुआ नहीं। और जो मराठाओं के नेता थे मनोज जरंगे पाटिल, वो ऑल ऑफ सडन जो है चुनाव के महीने भर पहले ही शांत हो गए। उन्होंने कोई बयानबाजी नहीं की या कोई अपील नहीं की कि इनको वोट देना है, इनको नहीं देना है। तो वो फैक्टर भी जो है इस बार नरम पड़ गया। तीसरी बात की जो किसानों की नाराज़गी ने असर दिखाया था लोकसभा चुनाव के वक्त में, तो हमने देखा कि जो उत्तर महाराष्ट्र के किसान थे, नासिक और आगे के हिस्सों के, पिछली बार वो नाराज़ थे क्योंकि प्याज के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो वो एक्सपोर्ट पे जो पाबंदी थी वो ख़त्म कर दी गई। फिर सोयाबीन और कपास के भावों को लेकर जो है विदर्भ के किसान नाराज़ थे, तो उनको भी एड्रेस किया गया, उन सवालों को भी एड्रेस किया गया। सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए तो किसानों की नाराज़गी भी नरम हो गई। तो ये तीसरा कारण था। चौथा कारण ये था कि जो पोलराइजेशन की राजनीति थी, ध्रुवीकरण की राजनीति, वो काफ़ी जो है उसने अपना असर दिखाया। और जो बीजेपी की तरफ से मुद्दा दिया गया, नारा दिया गया, कटेंगे तो बटेंगे और एक है तो सेफ हैं, या फिर देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद की बात कर रहे थे। नीतीश राणे
सभाओं में जो है कहते थे कि मस्जिदों में घुसकर मारेंगे मुसलमानों को। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे नारों ने या इस तरह के वक्तव्यों ने अपना असर दिखाया और ध्रुवीकरण हुआ, और जिसका फायदा जो है बीजेपी को मिला। फिर सबसे अहम जो मैं अगला कारण मानता हूं वो ये है कि आरएसएस की पूरी बैकिंग इस बार जो है ग्राउंड पर थी महायुति के उम्मीदवारों के साथ, ना केवल बीजेपी के उम्मीदवारों के साथ बल्कि जो बाकी के घटक दल थे शिवसेना और एनसीपी, उनके लिए भी आरएसएस ने खूब गली मोहल्लों में जाकर, गांव-गांव में जाकर प्रचार किया। और खास करके वोटिंग वाले दिन जो है आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए मोटिवेट किया। तो उनकी भी भूमिका काफ़ी अहम रही इस बार। और एक फैक्टर जो मैं मानता हूं कि जो लोकसभा चुनाव के वक्त में जो एक सिंपैथी फैक्टर देखा गया था, उद्धव ठाकरे के प्रति तो नहीं था कोई सिंपैथी फैक्टर, शरद पवार के प्रति देखा गया था, वो इस बार नहीं था। और मैं बारामती गया था तो वहां पर एक नारा चल रहा था कि लोकसभा में ताई और विधानसभा में दादा, कि लोकसभा में सुप्रिया ताई को जिताएंगे और विधानसभा में अजीत दादा को जिताएंगे। तो जो बारामती में नारा था वो व्यापक तौर पर जो है महाराष्ट्र में भी देखा गया कि जहां पर चाचा भतीजे की पार्टियों के बीच में आमना सामना था, तो वहां पर भतीजे का पलड़ा भारी नजर आया। साथ ही ये जो पिछले कुछ वक्त रहा है शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे गुट की अगर बात की जाए, उनके लिए काफ़ी बैकफायर हो गया ये, क्योंकि इस बार जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी मतलब सेना के लिए डाइजेस्ट करने लायक नहीं है। देखिए, उद्धव ठाकरे के साथ में जो है 2-3 नकारात्मक बातें हुई। पहला तो चलिए ये है कि उनका पार्टी का आधिकारिक नाम छिन गया, उनका चुनाव चिन्ह धनुष बाण वो उनसे अलग हो गया। लेकिन दूसरी तरफ उनकी तरफ से जो नैरेटिव था वो लोगों को अपील नहीं कर पाया। उनका नैरेटिव क्या था कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ इन्होंने गद्दारी की है, वो एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कुछ आगे की, उनका विजन क्या है, आगे की तस्वीर क्या होगी, आगे वो क्या करने वाले हैं सत्ता में, ऐसा कोई क्लियर कट एजेंडा उन्होंने दिया नहीं था। दूसरी तरफ जो लाड़की बहना योजना थी उसको लेकर भी दो तरह के विचार थे उनके। एक तरफ जो है वो विरोध कर रहे थे लाड़की बहन योजना का कि इससे सरकारी तिजोरी पर जो है वो असर पड़ेगा, सरकार कंगाल हो जाएगी। तो दूसरी तरफ खुद अपनी ओर से भी ऐलान कर रहे थे कि अगर महाविकास आघाड़ी सत्ता में आती है तो 3,000 रुपये जो है महिलाओं को दिए जाएंगे। तो एक दोहरा रवैया था जिसकी वजह से लोग कन्फ्यूज थे। और ये था कि उनकी छवि एक तरह से एक अड़ंगाबाज पार्टी के तरीके हो गई थी कि जब भी कोई विकास का मुद्दा होता है, जब भी कोई बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो हर जगह पर उद्धव ठाकरे अड़ंगा डाल देते हैं। धारावी की रीडेवलपमेंट की बात है, वहाँ पर विरोध। हाँ, बुलेट ट्रेन चलाई जानी थी, वहाँ पर विरोध। वाधवन का बंदरगाह है, वहाँ पर विरोध। तो जो समृद्धि हाईवे था उसको लेकर भी विरोध। तो कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट अगर सरकार उसका ऐलान करती थी तो उद्धव ठाकरे हर जगह पे अड़ंगा डालने के लिए आ जाते थे। तो मुझे लगता है कि ये बात जो है जनता को भाई नहीं और यही उनके खिलाफ गई। साथ ही मनसे को लेकर एक इस बार उम्मीद थी लोगों को, या कहा जाए राज ठाकरे साहब को थी कि कुछ नंबर्स उनके बेटर होकर आएंगे। देखिए, राज ठाकरे के राजनीतिक पतन के मुझे लगता है 2 से 3 कारण रहे। पहला कारण तो ये रहा कि विचारधारा जो है उनकी हमेशा अस्थिर रही। पहले उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया तो मराठीवाद का मुद्दा उन्होंने लिया, सन्स ऑफ सॉइल का मुद्दा लिया कि भूमिपुत्रों को न्याय मिलना चाहिए। उत्तर भारतीय विरोध का उनका एजेंडा था। फिर 2020 में जो है वो अचानक हिंदुत्ववाद अपना लेते हैं। उनके कार्यकर्ता उनको हिंदू जननायक कहने लग जाते हैं। मस्जिदों पर लाउडस्पीकर का विरोध करने लगते हैं, तो अचानक विचारधारा में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा ये कि उन्होंने एक के बाद एक कई गलत फैसले लिए और अपनी गलतियों से सीखा नहीं। 2014 में वो लोकसभा, एक तरफ लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये ना मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, मोदी का समर्थन भी कर रहे हैं। फिर 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले वो मोदी का विरोध करते हैं। उनका वो जो वीडियो बड़ा वायरल हुआ करता था, जो मंच पर वो लाओ रे तो वीडियो कहा करते थे और मोदी के पुराने भाषणों को दिखाते थे कि मोदी की कथनी और करनी में कैसा फ़र्क है। फिर एक दिन अचानक उनको ईडी का सम्मन आ जाता है, 8 घंटे ईडी ऑफिस में बिठाया जाता है। उसके बाद से मोदी के खिलाफ बोलना बंद कर देते हैं और फिर 2024 में अचानक बिना शर्त मोदी को समर्थन दे देते हैं कि उनको वापस से प्रधानमंत्री बनाना है। तो किसी बात पर टिकते नहीं है राज ठाकरे। आज इधर हैं, कल उधर हैं, आज इधर हैं, कल उधर हैं। तो इससे लोग जो है उनकी पार्टी के प्रति, उनकी पार्टी की विचारधारा के प्रति, उनकी सोच के प्रति कंफ्यूज हो जाते हैं कि, और उनकी सिंसियरिटी पर जो है वो एक सवाल खड़ा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा कारण है। फिर उसके बाद कुछ विचित्र वक्तव्य भी राज ठाकरे ने पहले भी किए हैं। 2019 में वो कहते हैं कि मैं तो विपक्ष में बैठने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ।
कि मेरी पार्टी विपक्ष में बैठेगी। अरे भाई, अगर आपकी पार्टी विपक्ष में बैठेगी तो लोग आपको वोट क्यों देंगे, जब आप खुद ही कह रहे हो? तो एक मतदाता ये सोचकर किसी उम्मीदवार को वोट देता है कि मेरा जो विधायक है, जो भी विधायक चुना जाएगा, वो सरकार का हिस्सा होगा और तभी जाके वो मेरे काम करवा पाएगा ना। विपक्ष में बैठा आदमी थोड़ी जो है कोई काम करवा पाएगा। जो आदमी सरकार में है वही तो काम करवा पाएगा ना। लेकिन आप तो खुद कह रहे हैं कि हम तो विपक्ष में बैठने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में आपको वोट कैसे मिलेगा? तो 15 साल एक बड़ा लंबा वक्त होता है किसी भी पार्टी के लिए किसी राज्य में अपने आप को स्थापित करना। 2009 में इन्होंने पहला चुनाव लड़ा था और तब 13 सीटें मिली थी। 2014 में एक हो गई, 2019 में एक हो गई और आज तो एक भी नहीं है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ एक हैदराबाद की आई हुई पार्टी है MIM, पहला चुनाव 2014 में लड़ा, 2 विधायक मिल गए, उसके बाद एक सांसद मिल गया उनको। 2019 में भी उनके 2 विधायक थे, इस बार भी कम से कम 1 विधायक तो जीते हैं। MNS तो महाराष्ट्र की ही पार्टी थी ना। और दूसरी बात, राज ठाकरे ने भले ही 2009 में अपनी पहली बार चुनाव लड़ा और 2006 में पार्टी स्थापित की उन्होंने, लेकिन उसके 15-20 साल पहले का उनको अनुभव ही था ना। पहले शिवसेना में थे, 80 के दशक के आखिर से वो राजनीति कर रहे थे, तो उसके बावजूद भी वो अपनी पार्टी को क्यों नहीं ग्रो कर पाए, उभार पाए, ये भी बड़ा सवाल है। चलिए सर, फाइनली ये बताइए कि कौन होगा मुख्यमंत्री, क्योंकि सभी की नज़र अभी इसी पर है, कभी भी इसका फैसला भी आ सकता है, क्या लगता है? देखिए, कौन होगा मुख्यमंत्री, ये सवाल बड़ा पेचीदा है। हालांकि फ्रंट रनर जो है वो देवेंद्र फडणवीस ही हैं, और वो इस वजह से हैं क्योंकि वो बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार रहे। उन्हीं की कप्तानी में बीजेपी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। सीटों के बंटवारे से लेकर के उम्मीदवारों के चयन तक देवेंद्र फडणवीस ने अपनी भूमिका निभाई। उनको RSS की भी बैकिंग है, उनको 2 बार मुख्यमंत्री रहने का अनुभव है, एक बार वो विधानसभा के जो है विपक्ष के नेता भी रहे हैं विधानसभा में, तो वो सबसे बड़े कंटेंडर हैं। और जो जनरल सेंटीमेंट भी है बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का कि उन्हीं को मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक आशंका ये बनी हुई है कि बीजेपी का आला नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का पैटर्न अपनाता है, जहां पर कि किसी लो प्रोफाइल नेता को मुख्यमंत्री बना दिया गया, अगर वही पैटर्न महाराष्ट्र में अपनाया जाता है तो फिर देवेंद्र फडणवीस का पत्ता कट सकता है और फिर किसी लो प्रोफाइल आदमी को मुख्यमंत्री के पद पर आसीन किया जा सकता है। या फिर कोई सेकंड रंग के लीडर के नाम हैं, जैसे विनोद तावड़े हो गए, आशीष शेलार हो गए और चंद्रशेखर बावनकुले हो गए, चंद्रकांत दादा पाटिल हो गए, तो इस जैसे नामों में से किसी को भी उठाकर बनाया जा सकता है। शिवसेना का तो यही दावा है कि ये जो चुनाव हुआ वो एकनाथ शिंदे के फेस को लेकर ही हुआ, क्योंकि महायुति सरकार के मुख्यमंत्री तो वही थे और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के चेहरे के साथ ये चुनाव हुआ था, इसलिए सबसे बड़ी दावेदारी तो उन्होंने ही रखी थी मुख्यमंत्री पद की। हालांकि उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया।